क्लास 12th शारीरिक शिक्षा योग और जीवन शैली में आज हम पढ़ेंगे आसन निवारक उपायों के रूप में। महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जिस स्थिति में शरीर व मन को सुख प्राप्त हो उस स्थिति को आसन कहते हैं। ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार वह मुद्रा जिसमें योगी अनंत समय तक आरामदायक स्थिति में बैठा रह सके आसन कहलाती है। आसन शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर को आसानी से लंबे समय तक रखा जा सके। शरीर को आसन के विभिन्न पदों पर रखा जाता है ताकि शरीर के सभी अंग और ग्रंथियों की गतिविधियों में और अधिक सुधार व कुशलता आए, जिससे हमारे मन और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता रहे। वास्तव में आसन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से शारीरिक व मानसिक विकास पूर्णतः संभव है। यौगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से रोग की रोकथाम और बढ़ती उम्र के कारण होने वाले वांछित प्रभाव को कम किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के आसन हैं: ध्यान आसन, विश्राम आसन और सुधारात्मक आसन के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर की विभिन्न प्रणालियों व ग्रंथों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आसन को निवारक उपायों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह विभिन्न भौतिक लाभ प्रदान करता है। साथ ही भयानक रोगों जैसे मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग से बचने में मदद करता है। रोग की रोकथाम के लिए आसन के लाभ: शारीरिक पुष्टि। एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए शारीरिक पुष्टि का होना अति आवश्यक है। शारीरिक पुष्टि केवल तभी संभव है जब व्यक्ति का आसन संतुलित हो। संतुलन, लचक व सामंजस्य शारीरिक पुष्टि के अभिन्न अंग हैं। थकावट में कमी। अच्छा आसन थकावट में कमी करता है क्योंकि हमारे शरीर के सभी संस्थान अपने कार्यों को अधिक सक्रिय रूप से कुशलता से करते हैं। मांसपेशियों व जोड़ों पर कम दबाव पड़ने के कारण व्यक्ति कम थकावट महसूस करता है। आसन से संबंधित है यहाँ पोस्चर। अगर आपका पोस्चर ठीक है तो आप कम थकेंगे, इसीलिए आसन जो है पोस्चर को ठीक करने में सहायक होता है। मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। आसन का नियमित रूप से प्रदर्शन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, अर्थात हम प्रतिदिन आसन करेंगे तो हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, सशक्त होंगी। साथ ही मांसपेशियों की दक्षता भी बढ़ती है। शरीर में वसा को जमा नहीं होने देता। मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होती है। मांसपेशियाँ बढ़ती हैं और चर्बी कम होती है। वाक शक्ति को बढ़ाता है। उचित आसन वाक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि यह डायफ्राम को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि डायफ्राम पर अनुचित आसन के कारण अधिक दबाव रहता है तो व्यक्ति स्पष्ट रूप से तथा कुशलतापूर्वक बोल नहीं पाता है। व्यक्तित्व में निखार। उचित आसन के कारण व्यक्ति का शरीर सुडौल व आकर्षक दिखाई देता है। उसकी समाज में प्रतिष्ठा कायम होती है जिससे उसमें आत्मसम्मान व आत्मबल की बढ़ोतरी होती है जो उसके व्यक्तित्व में निखार लाती है। रोगों व विकारों से बचाव। डॉक्टर मोशेर के अनुसार अनुचित आसन के परिणाम स्वरूप कब्ज, अतिसार, पेट में गैस, रक्त संचार में रुकावट, चिड़चिड़ापन व थकावट होती है। वास्तव में अनुचित आसन से व्यक्ति के शरीर की कार्यप्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे व्यक्ति के कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इससे परिणाम स्वरूप कार्यकुशलता में कमी आ जाती है तथा जीवन एक बोझ बन जाता है। आसन से रोगों व विकारों से बचाव किया जा सकता है। मानसिक अभिवृत्ति में परिवर्तन। जिस व्यक्ति का आसन अनुचित होता है वह निराश, दुख, चिंता, तनाव से ग्रस्त होता है।
अच्छा आसन आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान को सदैव बढ़ावा देता है। सामाजिक महत्व। एक अच्छे आसन का होना सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। जिन व्यक्तियों के आसन बहुत अच्छे होते हैं, समाज में उनकी सराहना की जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। नियमित रूप से आसन अभ्यास से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जिससे हम विभिन्न संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। रक्त का संचालन सामान्य रहता है। नियमित रूप से आसन अभ्यास से स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट के रूप में बढ़ जाता है और हृदय की मांसपेशियों को अधिक मजबूत बनाता है, ताकि वह कुशलतापूर्वक अपना काम कर सके। अंत में हम यह कह सकते हैं कि आसन की नियमितता हमें विभिन्न रोगों से बचाव में मदद करती है। मोटापे या स्थूलता आज विश्व की समस्या बन चुकी है। मोटापा शरीर की वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा की मात्रा बहुत अधिक तक बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह दशा जब एक व्यक्ति का भार आदर्श भार से 20% या इससे अधिक होता है। वह व्यक्ति जिसका BMI 30 के बराबर या अधिक होता है, उस व्यक्ति को मोटा समझा जाता है। मोटापे के मामले में व्यक्ति के शरीर का वजन ऊंचाई के मुकाबले हमेशा अधिक होता है। मोटापे से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के आंकड़े से इसे एक रोग घोषित कर दिया गया है। आमतौर पर यह देखा गया है कि मोटे व्यक्ति मधुमेह, अतिरिक्त दबाव जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, कैंसर, हृदय रोग, गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस आदि रोगों का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर ये प्रश्न उठते हैं कि एक व्यक्ति के लिए शरीर का आदर्श भार कितना होना चाहिए, कौन मोटा है और कौन मोटा नहीं। मोटापे को जानने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं। पहले तरीके में व्यक्ति के शरीर पर नज़र डालकर निरीक्षण करते हैं, लेकिन इससे सही पता नहीं चलता कि लड़का लड़की मोटा है या नहीं। इस तरीके को मोटापा निर्धारण करने के लिए एक अच्छी विधि नहीं माना जाता, क्योंकि समय के साथ शरीर के आकार में बदलाव आता है। द्वितीय पद्धति के अनुसार व्यक्ति के शरीर का भार उसकी ऊंचाई के अनुपात से अधिक होता है तो वह मोटा है। मोटापे को जानने का यह सबसे सही तरीका है। इस तरीकों के प्रयोग में लाना आसान नहीं है। अन्य तरीकों की तुलना में मोटापे को जानने के लिए अब भी भार व ऊंचाई के चार्ट के तरीके को अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि यह सस्ता और आसान है। मोटापे को जानने के लिए दूसरा तरीका BMI है, जिसे बॉडी मास इंडेक्स भी कहा जाता है। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स पता करना चाहते हैं तो शरीर के भार को किलोग्राम और अपनी ऊंचाई को मीटर में एक वर्ग के भार कर दें। बॉडी मास जिस इंडेक्स का जो फार्मूला है, सूत्र है, कैसे हम बॉडी मास निकालेंगे, उसका फार्मूला है शरीर का भार किलोग्राम में बटे शरीर की ऊंचाई मीटर में, मीटर गुणे मीटर, अर्थात BMI बराबर वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट के आधार पे हम BMI निकालेंगे। और BMI का जो चार्ट है, BMI के द्वारा अल्प भार जो है 18.5 से अगर किसी का भार कम है तो वो अल्प भार में है। 18.5 से लेकर के 24.9 अगर किसी की BMI है तो वह सामान्य भार में है। 25 से 29.9 अगर किसी की BMI निकल के आ रही है तो अधिक भार में है, अर्थात उसका वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसे ध्यान देना चाहिए। 30 से अगर 34.9 तक है तो वो मोटापे की तरफ अग्रसर हो रहा है। मोटापे की 3 कैटेगरी यहाँ बनाई गई है, मोटापा क्लास 1, मोटापा क्लास 2 और मोटापा क्लास 3।
अगर किसी की BMI 35 से 39.9 तक आ रही है तो वो व्यक्ति मोटापा क्लास 2 के अंतर्गत आएगा और उसे बीमार होने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। अति भार से ही शुरू हो जाता है बीमारी। मोटापा क्लास 3 में अगर किसी की BMI 40 से अधिक आ रही है तो वो व्यक्ति बहुत अधिक मोटा है। उपरोक्त तालिका के आधार पर कोई भी यह पता कर सकता है कि वे किस श्रेणी में आ सकता है। मोटापे की रोकथाम, यदि निम्नलिखित आसनों को नियमित रूप से किया जाए तो मोटापे को रोका या ठीक किया जा सकता है, अर्थात हम मोटापे से बच सकते हैं। वज्रासन, यह एक ध्यानात्मक आसन है। दोनों पैर सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाएं। इसके बाद बाएं अर्थात लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़कर बैठें। अब दाएं पैर को घुटना भी मोड़कर बैठ जाएं। दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे से मिलाकर रखें तथा दोनों एड़ियों में अंतर बनाकर रखें। शरीर को सीधा रखें। अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखें, फिर धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करके रखें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस आसन को आप जब तक आराम महसूस करते हैं तब तक करें। शुरुआत में केवल 2 से 5 मिनट ही करें। यही एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद किया जा सकता है, भोजन करने के बाद भी किया जा सकता है, क्योंकि इससे हमारी पाचन क्रिया मजबूत होती है। लाभ, शरीर को सुडौल बनाता है, वजन कम करने में मददगार है, रीढ़ की अस्थियों को मजबूत बनाता है, अपच, गैस, कब्ज इत्यादि को दूर करता है। वज्रासन से नितंब, कमर, जांघ पर जमी हुई अतिरिक्त चर्बी कम होती है, उच्च रक्तचाप कम होता है, साइटिका में लाभ मिलता है। चूँकि यह एक ध्यानात्मक आसन है इसलिए इससे एकाग्रता भी बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी अनियमितता दूर होती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पेचिश, पीठ दर्द और छाती के रोगों से छुटकारा दिलाने में यह बहुत उपयोगी है। सावधानियाँ, जोड़ों में दर्द होने पर यह आसन न करें। एड़ीस के रोग से पीड़ित व्यक्ति वज्रासन न करें। अगर वज्रासन करने पर कमर दर्द, कमजोरी या चक्कर आने जैसी समस्या हो तो आसन बंद कर दें, अपने डॉक्टर से परामर्श लें। पादहस्तासन विधि, सीधे खड़े हों और अपने हाथ अपने शरीर के साइड में रखें। सांस छोड़ते हुए कूल्हे के जोड़ों से झुकें। ध्यान रखें कि कमर के जोड़ों से नहीं झुकना है। नीचे झुकते समय सांस छोड़ें। नीचे झुककर अपने हाथों को पैरों के नीचे दबा लें। उंगलियां पूरी तरह से पैरों के नीचे होनी चाहिए। फिर सिर और धड़ ऊपर करते हुए सांस अंदर लें। सांस पूरी तरह अंदर लेने के बाद सांस छोड़ते हुए सिर और धड़ को नीचे झुकाएं। जितना मुमकिन हो उतना धड़ व टांगों के करीब लाएं। एक दूसरा सिर से सुन लीजिए। सांस पूरी तरह अंदर लेने के बाद यानी पूरक करने के बाद सांस छोड़ते हुए सिर और धड़ को नीचे झुकाएं। जितना मुमकिन हो उतना धड़ को टांगों के करीब ले जाएं। आसन में रहते हुए श्वास बिल्कुल न रोकें। जब श्वास अंदर लें तब धड़ को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और लंबा करने की कोशिश करें। जब सांस को छोड़ें तब आगे की तरफ और गहराई से झुकने की कोशिश करें। कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें ताकि आप आसन में 30 से 60 सेकंड तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे आप समय बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि यह आसन 90 सेकंड से ज़्यादा न करें। कोशिश करें कि आपकी पीठ सीधी रहे, टांगों को सीधा रखें, अपने सिर को आराम से लटकने दें ताकि आपके गर्दन की मांसपेशियों पर जोर न पड़े। बेनिफिट इसका,
मस्तिष्क को शांत रखता है, तनाव व अवसाद में कमी लाता है, कूल्हों में जरूरी खिंचाव पैदा करता है, पाचन में सुधार लाता है, थकान और चिंता कम करता है, सिर दर्द और अनिद्रा से छुटकारा दिलाता है, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, बांझपन, ऑस्टियोपोरोसिस और साइनसाइटिस के लिए यह बहुत उपयोगी है। सावधानियाँ: अगर आपकी पीठ में दर्द या चोट लगी हो तो पादहस्तासन न करें, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक न करें। त्रिकोणासन: दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट का फासला छोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कंधों के समानांतर पार्श्व भाग में खुले हुए हों। शवासन भरते हुए बाएं हाथ को सामने से लेते हुए बाएं पंजे के पास भूमि पर टिका दें अथवा हाथ को एड़ी के पास लगाएं तथा दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाकर गर्दन को दाईं ओर घुमाते हुए हाथ को देखें। फिर श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आकर इसी अवस्था को दूसरी ओर से भी करें। लाभ: यह पैरों, घुटनों, हाथों व छाती को मजबूत बनाता है। यह मानसिक और शारीरिक संतुलन में वृद्धि करता है। यह तनाव, चिंता व साइनाइटिस को ख़त्म करता है। यह शारीरिक ऊंचाई को बढ़ाने में भी मदद करता है, अर्थात मांसपेशियों का खिंचाव होता है तो इससे हमारी लंबाई भी बढ़ती है। जोड़ों के दर्द में भी इससे बेनिफिट मिलती है। मोटापा दूर करने में भी यह सहायक है। यह मानसिक और शारीरिक संतुलन में भी वृद्धि करता है। यह पैरों, घुटनों, हाथों व छाती को भी मजबूत बनाता है, मोटापे को कम करता है। यह रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। यह कमर के पास जमा चर्बी को खत्म करने में मदद करता है। यह पाचन क्रिया में सुधार करता है और पेट के सभी अंगों को उत्तेजित करता है। सावधानियाँ: अगर आपको डायरिया, कम या उच्च रक्तचाप, पीठ में चोट या माइग्रेन है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तब भी यह आसन नहीं करना चाहिए। अर्धमतेंद्रासन विधि: दोनों पैर सामने की ओर फैलाकर बैठें। अब बाएं पैर को मोड़कर बाईं एड़ी के दाहिने हिप के नीचे आराम से रखें। अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर का तलवा लाएं और घुटने की बाईं ओर ज़मीन पर रखें। अब बाएं हाथ को दाएं घुटने की दाईं ओर ले जाएं और कमर को घुमाते हुए दाएं पैर के तलवे को पकड़ें। इसके बाद दाएं हाथ को अपनी कमर पर रखें। सिर से कमर तक का हिस्सा दाईं ओर मोड़ें। अपनी क्षमता अनुसार इस स्थिति में बैठें। लाभ: लीवर, किडनी, पेट की समस्याओं को दूर करता है। यह आसन रीढ़ की अस्थियों को मजबूत और लचीला बनाता है। पेट के रोग, मासिक धर्म की समस्याओं, मूत्र की समस्याओं में लाभ पहुंचाता है। कंधे की अकड़न और विकार को दूर करता है। पेट की चर्बी को भी ये कम करता है। एक बार बेनिफिट फिर से सुन लें इसका। यह लीवर, किडनी, पेट की समस्याओं को दूर करता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। पेट के रोग, मासिक धर्म की समस्याओं, मूत्र की समस्याओं में लाभ पहुंचाता है। कंधे की अकड़न और विकार को दूर करता है। पेट की चर्बी को भी कम करता है। सावधानियाँ: गर्भावस्था के दौरान इस आसन को न करें। यदि पेट का ऑपरेशन हुआ है या स्लिप डिस्क की समस्या है तो भी यह आसन नहीं करना चाहिए। यदि यह आसन करते हुए शरीर में कहीं दर्द या अकड़न महसूस हो तो आसन तुरंत रोक दें और डॉक्टर से परामर्श लें। सावधानियाँ एक बार फिर से सुन लें। गर्भावस्था में यह आसन न करें। यदि पेट का ऑपरेशन या आपको स्लिप डिस्क हुआ है या स्लिप डिस्क की समस्या है तो यह आसन न करें। आसन करते समय या करते हुए शरीर में कहीं भी दर्द या अकड़न महसूस हो
तब भी यह आसन नहीं करना चाहिए, उसे वहीं रोक देना चाहिए।